एक साल पहले हॉस्पिटल में पापा पूरी तरह से जख्मी हैं। उनके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा होगा जिस पर चोट या पट्टी नहीं है। पापा कमरे से बाहर आते हैं। बाहर दूसरा और पापा की गैंग के कुछ सदस्य मौजूद हैं। दूसरा पापा को ऐसे देखकर घबरा जाता है और कहता है, बॉस आप उठ कैसे गए? पर पापा जैसे ही बाहर आते हैं वो लड़खड़ा जाते हैं। वो गिरने वाले थे कि दूसरा जल्दी से उन्हें पकड़ देता है। पापा बुरी तरह से कांप रहे थे और दूसरा ये महसूस कर पा रहा था। वो कहता है, बॉस, और पापा अपनी कांपती हुई आवाज में कहते हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और आज के दिन दूसरा गाड़ी से उतरते हुए मन में कहता है, उस दिन से लेकर आज तक बॉस बस बदले की आग में जल रहे हैं और मुझे डर था कि वो इसी तरह से खुद को हमेशा चोट पहुंचाते रहेंगे। तीसरा उतरकर कर रहा है अपने कपड़े सही और पहला निकाल रहा है गाड़ी से संतरों की टोकरी। एक साल पहले के हालात आपको पता चल गए और ये हैं इस समय के हालात। पर्दे को छोड़ो। पोटैटो ने कसकर पर्दा पकड़ा हुआ है और पहन रखी है मेंढक वाली जुराबें और पापा उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो है कि छोड़ ही नहीं रहा। और अचानक से उनकी नजर पड़ती है, सामने खड़ा था दूसरा उन्हें देखकर चौंक गया था और वो दूसरे को देखकर चौंक गए थे। पीछे पीछे तीसरा और पहला भी आ रहे थे। पापा कहते हैं, ओ तुम लोग आ गए, आ जाओ अंदर। पर इस तरह से पापा को देखकर दूसरा बहुत ज्यादा भावुक हो गया था। वो मन में कहता है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि बॉस उस सबसे बाहर निकल आए हैं। कारण भले कुछ भी हो, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। पोटैटो थोड़ा खामोश हो जाता है दूसरे को देखकर, पर दूसरा पूरी तरह से चिढ़ जाता है। भले ही वो उसका शुक्रगुजार है पर चिढ़ अपनी जगह है। वो सब लोग बैठकर अपनी बातचीत शुरू कर देते हैं और पहला निकाल देता है टोकरी में से संतरे। दूसरा बहुत ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि पापा ने उसे यहाँ पर पोटैटो के माँ बाप के बारे में पूछने के लिए बुलाया है। और पापा कहते हैं, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था पोटैटो के बारे में। इतना सुनते ही दूसरे का जो अंदेशा था वो उसे लगता है कि सच हो गया। उस पर बिजलियां गिर जाती हैं और वो मन में कहता है, मैं तो फंस गया। अब बॉस पक्का इस छोटे शैतान के माँ बाप के बारे में मुझसे पूछेंगे और मैंने कैसे बताऊंगा कि ये हमारे दुश्मन का बेटा है। पापा नजरें चुराते हुए कहते हैं, क्या मुझे इसे स्कूल भेजना चाहिए? ये सुनते ही दूसरा एकदम से हैरान हो जाता है, क्या स्कूल? पापा फिर भी दूसरे की तरफ नहीं देखते। वो दूसरी तरफ देखते हुए कहते हैं, खैर मैं सोच रहा था वो बात नहीं करता। अगर हम उसे स्कूल डालेंगे, अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुले मिलेगा, बातचीत करेगा तो ये उसके लिए अच्छा होगा, उसे मदद मिलेगी। दूसरा विचार करते हुए मन में कहता है, उसके माँ बाप के बारे में पूछने की जगह बॉस उसे स्कूल भेजने के बारे में बात कर रहे हैं। ये छोटा शैतान तो मेरे गले की हड्डी बनता जा रहा है। इसके कारण भविष्य में हमें बहुत सारी समस्याएं होंगी। इसे स्कूल भेजने का ये भी फायदा है कि ये बॉस से दूर रहेगा और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद धीरे धीरे बॉस भी इसे भूल जाएं। और बॉस जब इसे भूल जाएंगे मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। दूसरा बहुत ज्यादा खुश था। वो खुशी में तालियां बजा रहा था। और तीसरा, जो कि दूसरे की हर एक सोच और हरकत को अच्छे से पहचानता है, वो परेशान हो रहा था। दूसरा जब अपनी सोचों में खोया हुआ था तो पापा जाकर पर्दा हटाकर कहते हैं, चलो अभी छुपना बंद करो। पोटैटो अपनी आंखों पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर कर छुपा हुआ था। जैसे उसे नहीं नजर आ रहा तो किसी को भी वो नजर नहीं आ रहा। दूसरा एकदम से उत्साहित होकर कहता है, बॉस हाँ, इसे स्कूल भेजते हैं। पापा दूसरे से कहते हैं, तो फिर मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ, कोई अच्छा सा स्कूल ढूंढो। और ये कहाँ गया? पोटैटो पर्दे के पीछे से लापता हो चुका था। दूसरा सीधा उठकर जाता है तीसरे के पास और उससे कहता है, और मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ। दूसरे से तीसरा परेशान हो चुका है। वो गहरी सांस लेता है, कोई उत्तर नहीं देता। और दूसरा कहता है, इसे स्कूल भेजने के बारे में पहले मैंने क्यों नहीं सोचा? पापा आकर सोफे पर तो बैठ गए पर वो अभी भी इधर उधर पोटैटो को देख रहे हैं। और दूसरी तरफ पहला संतरे छील कर सबके सामने रख रहा है पर किसी के पास खाने के लिए समय ही नहीं। दूसरा तीसरे से पूछता है, तुम जब किंडरगार्टन गए थे, स्कूल गए थे, तो तुम्हें कैसा लगा था? तीसरा कहता है, मैं कभी गया ही नहीं। मेरी माँ को सेपरेशन एंजाइटी थी, वो मुझसे अलग नहीं रह पाती थी, इसलिए मुझे जब मैं छोटा था तब सारी पढ़ाई घर पर ही करनी पड़ी। दूसरा पूछता है, सेपरेशन एंजाइटी वो क्या होता है? तो तीसरा पापा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, कुछ ऐसा होता है।
पापा ना कॉफी पी रहे हैं ना ही संतरे खा रहे हैं, वो बस चुपचाप बैठे हुए हैं, ना किसी से कुछ बात कर रहे हैं। उनके मन में बस एक ही बात चल रही है कि वो कहाँ गया। पापा उठकर पोटैटो को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसके ना मिलने पर वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं और इसके बाद कुछ विचार करने के बाद पापा निकालते हैं अपना ब्रह्मास्त्र। वो डालते हैं अपनी जेब में हाथ और निकालते हैं एक कैंडी का पैकेट, जिसके निकलते ही पोटैटो ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे कोई शक्तिमान। पोटैटो का जहान रोशन था, आंखों में एक अलग ही चमक थी और मुंह में था पानी। मम्मा पहले मुझे ये बताओ तुम कहाँ गए थे। पोटैटो उछल उछल कर कैंडी देना चाहता था, पर पापा पूछते हैं उससे पहले सवाल और तीसरा कहता है, देखो इन्हें देखने से पता लगता है ना कि इन्हें अलग करना नामुमकिन है। पोटैटो को कैंडी देते हुए पापा कहते हैं, तुम एकदम बेवकूफ हो, अगर मैं तुम्हें ढूंढता ना तो तुम क्या सारी जिंदगी छुपे रहते। पोटैटो हंस रहा था और पापा की नजर पड़ती है दूसरे की तरफ, जो अपने दोनों कानों पर तकिए लगाकर कह रहा था, मैं नहीं सुन रहा, मैं नहीं सुन रहा, मैं नहीं सुन रहा। खैर पापा को तो नहीं पता, पर हम सबको तो पता है कि वो तीसरे की बातें नहीं सुन रहा और तीसरे को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पापा कहते हैं, इसे क्या हुआ। तीसरा कहता है, ये सच्चाई से भाग रहा है और पहला जो है वो पोटैटो के पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कैंडी देने के लिए। और कैंडी देने के बाद जैसे ही पोटैटो सामने से हटता है तो पहला आगे हो जाता है और पापा ये देखकर थोड़े से समझने की कोशिश कर रहे हैं पहले, दूसरे और तीसरे को। हालांकि पहला बहुत ज्यादा खुश है। पापा दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसका राज हम नहीं खोज सकते। बाकी पहले का जीवन तो सिर्फ खाने तक सीमित है, खाने से शुरू होता है, खाने पर खत्म होता है। तो कोऑपरेट कीजिए और उसको कैंडी दे ही दीजिए। खुद से खरीद कर खाने के लिए तो बेचारे के पास पैसे हैं नहीं। हालातों की गंभीरता को समझते हुए पोटैटो की क्लास लग चुकी है। पोटैटो देखता है मुंह घुमाकर सीधा पापा की तरफ और उसका मास्टर जी यानी कि दूसरा उंगली पटकते हुए कहता है, ओए उधर नहीं इधर देखो, इधर इधर। दूसरे के सख्ती भरे व्यवहार से पोटैटो घबरा जाता है और मदद के लिए पापा की तरफ देख रहा था, तो दूसरा उसके चेहरे को पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, उधर नहीं इधर, इधर इधर देखो, इधर सिर्फ इधर। पोटैटो के साथ हो रही इस सख्ती को देखकर पापा कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है। तीसरा उन्हें काम से संबंधित कुछ चीजें दिखा रहा था और कहता है, ये सब तो इसे स्कूल भेजने की तैयारी हो रही है, पहले हमें इससे आपसे अलग रहने की आदत डालनी होगी। दूसरा मन में कहता है, ये मेरे पास सबसे अच्छा मौका है इसे दूर भगाने का और मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। दूसरा चिल्लाकर खुशी से कहता है, बॉस आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बच्चे को आपसे दूर रखूंगा। मम्मा। दूसरे का ध्यान हटते ही पोटैटो वहाँ से खिसक जाता है और सीधा पहुँच जाता है पापा के पास। यहाँ आओ वापस, अब चिल्लाने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले क्यों अपनी सोचों में खोए रहते हो। इसके बाद दूसरा चिल्लाने की जगह ज्ञानी बाबा की तरह ज्ञान देते हुए कहता है, देखो बच्चे, मैं तुम्हें सीधा सीधा साफ साफ बता रहा हूँ, कोई भी तुम्हारे साथ हर समय नहीं रह सकता। मेरी यही सलाह है कि समझदार बनो। बॉस ने तुम पर दया खाकर सिर्फ तुम्हें अपने पास रखा हुआ है और अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो बॉस तुम्हें। पापा व्यस्त थे तीसरे के साथ और पोटैटो दूसरे की बातों को नजरअंदाज करते हुए पापा को बुलाने के लिए उनकी गाल में उंगली लगाता है। पापा उसकी तरफ देखते हैं तो वो उनसे ही दी हुई कैंडीज में जो उसने 3 कैंडी बचाई थी वो उनके सामने कर देता है। पापा कहते हैं, तुमने ये खाई नहीं। और दूसरा मन में चिल्लाकर कहता है, मेरी बात सुनो। खैर दूसरे ने शायद हार मान ली है, पर उसके गुस्से की आग की जब्तों की जो रोशनी थी वो बाहर से भी देखी जा सकती है और पहले ने संतरे के छिलकों को डस्टबिन में डाल दिया है। पोटैटो पापा को कैंडी खिलाने की कोशिश करता है तो पापा उसे मना कर देते हैं और उसे सोफे पर बिठाकर कहते हैं दूसरे से, मेरे साथ बाहर आओ। दूसरा ये बात सुनकर चौंक जाता है और पहले ने लिफाफे को अच्छे से बंद कर दिया है, अब ये बाहर बड़े वाले कूड़ेदान में जाएगा ये वाला लिफाफा। परंतु यहाँ पर एक जनहित में जानकारी, हमें प्लास्टिक के लिफाफे में जैविक कूड़ा डालकर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि जैविक कूड़ा यानी कि सब्जियों के छिलके इत्यादि हमें अलग से फेंकने चाहिए। बाकी विस्तार में जानकारी आपको YouTube पर मिल जाएगी, सर्च करें। दूसरा पापा के लिए लाइटर जलाता है और पापा कुछ नहीं कहते तो दूसरा उनसे पूछता है,
बॉस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो पापा पूछते नहीं, बताते हैं। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं जानता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, इसलिए मेरी मदद करने के लिए सारे काम का बोझ तुमने खुद पर कर दिया। तुमने हमारे कारोबार में भी बहुत मेहनत की है। अगर कुछ भी गलत हो गया है तो मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगा। दूसरा कहता है, पर कुछ भी गलत नहीं हुआ, बस। दूसरा बताने में झिझक रहा था, वो घबराया हुआ था, और जैसे ही पापा उसकी तरफ घूमते हैं वो एकदम से सुन्न हो जाता है। उसके कंधे पर पड़े हुए पत्तों को झाड़ते हुए पापा कहते हैं, हम इस बारे में तब बात करेंगे जब तुम बताने को तैयार होगे। अपनी सिगरेट दूसरे को पकड़ाकर पापा जाते हुए कहते हैं, और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि तुम दिल से मेरे लिए बस अच्छा ही चाहते हो। दूसरा कहता है, हाँ। वो वहीं खड़ा रहता है, पापा के पीछे नहीं जाता, पर पहला और तीसरा बाहर आ जाते हैं वापस जाने के लिए। वो एकदम शांत खड़ा था। तीसरा उससे आकर कहता है, बड़े भैया ने तुमसे क्या कहा? पहले ने लिफाफा ले दिया है और दरवाजा ठीक से बंद कर रहा है। उन्होंने खैर पहले मेरे कंधे को ऐसे किया और फिर उन्होंने मुझे ये दी। दूसरा सिगरेट को ऐसे दिखा रहा था जैसे वो कोई ट्रॉफी हो, और तीसरा परेशान हो चुका है दूसरे के इस व्यवहार से। वो तीनों वापस पहुंचते हैं। तीसरे को सब लोग जो उसका काम है वो दिखाने लग जाते हैं। पहले ने दे दिया है कूड़े का लिफाफे की जिम्मेदारी किसी और को, और दूसरा सोच रहा है कि वो इसे कहां पर संभाल कर रखे। दूसरा उसे रखने के लिए अलग अलग जगहों के बारे में सोचता है, पर उसे कोई भी जगह अच्छी नहीं लगती। पर अंत में उसे एक जगह पसंद आ जाती है, और वो थी मंदिर। दूसरे की इन सब हरकतों से आखिरकार तीसरे के सब्र का बांध टूट जाता है, और वो सिगरेट उठाकर सीधा फेंक देता है। दूसरा जल्दी से उसे रोकना चाहता था, वो बहुत कोशिश करता है, पर पहला है कि उसे छोड़ता ही नहीं। और आज हमको पता लग गया कि पहले ने ऐसे ही खाना नहीं खाया, उसके डोले शोले भी मजबूत हैं। बेचारा दूसरा चिल्लाता रह जाता है, नहीं, पर कोई फायदा नहीं। आज की कहानी से हमें पहली शिक्षा ये मिलती है कि अपने काम से काम रखें, पर दूसरों के काम पर भी ध्यान रखें, अर्थात अप टू डेट रहें। परंतु ऐसे व्यक्ति को अक्सर लोग मूर्ख समझते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, भले ही वो कितना ज्यादा होशियार क्यों ना हो, और ये बात अक्सर उनके जान पहचान वाले जानते भी होते हैं। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि सब चीजों को छोड़ें और सिर्फ अपनी पसंद की चीजों पर ध्यान रखें। इसे आम भाषा में खुशफहमी कहते हैं। इससे इंसान बहुत ज्यादा खुश रहता है, पर अंत में उसको बहुत दुख होता है। और तीसरी शिक्षा ये मिलती है कि किसी भी खुशफहमी को ना पालें, हमेशा सच्चाई का सामना करें। इसके साथ अक्सर लोग परेशान रहते हैं, पर वो कभी भी किसी और अपने नुकसान या दुख का कारण नहीं बनते। और सबसे खास बात, कोई भी कभी भी उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। बाकी विकल्प आपके पास मौजूद हैं, चुनाव आप ही को करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।